पहले तो इसके ऊपर हम एक अकाउंटिंग डिस्कशन कर लेते हैं इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न। इसके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स क्या है? क्या गोइंग कंसर्न को एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन माना गया है? क्या गोइंग कंसर्न को एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन माना गया है? जी हां, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त? बताएं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट क्या पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त? गोइंग कंसर्न इंप्लाइज दैट बिजनेस neither it has any intention nor there is any necessity either to curtail down or shut down any business operations. That means business will continue forever. Business forever चलेगा, assumption ले ली जाती है business will be a going concern. कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? हाउ इट इज बीन रिफ्लेक्टेड कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है? जो असेट की क्लासिफिकेशन है इनटू करंट एंड नॉन करंट असेट्स, ऐसी क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है कि ये करंट असेट्स हैं, ये नॉन करंट असेट्स हैं? फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट असेट्स की डेफिनेशन, असेट्स हेल्ड फॉर यूज, जो आगे यूज में आपके आएंगे। It is not only for the purpose of better presentation, rather it is the implication of going concern कि ये असेट आपके इसी पीरियड के हैं करंट, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही जिनकी सेटलमेंट हो जानी है। लेकिन आपका बिजनेस सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक सीमित नहीं है, वो उसके बियॉन्ड भी जाएगा, जिसका यूज आप फ्यूचर में करेंगे और उनको नॉन करंट असेट्स का नाम दे दिया जाता है। तो ये जो गोइंग कंसर्न की एप्लीकेशन है, इसमें करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन आ जाती है, और जो ये नॉन करंट असेट्स हैं ये किस वैल्यू पर आ जाते हैं? फिर हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर। मींस क्या इन असेट्स को बेचने की हमारी कोई इंटेंशन है? नो। इन असेट्स की इंटेंशन क्या है? दीज आर द असेट्स विच आर टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, दीज आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल, दीज आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। हम इनको यूज करेंगे एंड दैट इज द रीजन हम इनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ले आते हैं। वो बात अलग है कि इंड एएस के अंदर फेयर वैल्यू के कंसेप्ट आ गए हैं, बट इन जनरल जो पास्ट का कंसेप्ट चलता था वो सारा का सारा हिस्टोरिकल बेस्ड पर चलता था, जिसके कारण जब कभी भी गोइंग कंसर्न वायोलेट होती है तो ये सारे के सारे असेट्स एकदम से किस पर शिफ्ट हो जाते हैं? यदि गोइंग कंसर्न की फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन खत्म हो जाती है तो ये सारे असेट्स एकदम से किस वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं। नाउ ये तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आ गया इसका। हाउ द मैनेजमेंट इवेल्युएट दिस कंसेप्ट कि हमारी एंटिटी एक गोइंग कंसर्न है या नहीं, मैनेजमेंट इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करेगी? हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दिस, बताएं। मान लीजिए अब
18-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जा रहा है। अब मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करे कि हमें गोइंग कंसर्न फॉलो करना है या नहीं करना? हाउ टू आइडेंटिफाई? एनवायरमेंटल स्टडी, इंडिकेटर, रियलाइजेबल। अच्छा, और इसके लिए जो कंसेप्ट काम करता है अकाउंट्स में, मैनेजमेंट क्या करती है, एक पीरियड सेलेक्ट करती है फ्यूचर का और देखती है क्या इस फ्यूचर पीरियड में कोई ऐसी इंडिकेशन है जिनसे हमें फाइनेंशियल, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल और किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है क्या? यदि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या उसके समाधान, सॉल्यूशन, रेमेडीज अवेलेबल हैं? प्रॉब्लम है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, मिटिगेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, इट्स ओके। अदरवाइज गोइंग कंसर्न को वायोलेट हटाना पड़ेगा। जैसे जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। क्या 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाई जाएगी? वो अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनेगी। लेकिन यदि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाया और उन्होंने इसका कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि यस, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी वो स्टॉप जरूर की गई थी, लेकिन हम कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट के साथ, हम कंटिन्यूअसली बैंकर्स के साथ, अपने अदर स्टेक होल्डर के साथ अंडर डिस्कशंस थे ऑन वेरियस मैटर, और हमें उसके सॉल्यूशंस मिल गए हैं और बहुत जल्दी हम अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी को रिज्यूम करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई न्यूज आ जाए। यदि ऐसी कोई न्यूज आ जाती है और मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाया, क्या मैनेज ऑडिटर के सामने इस पर्टिकुलर मैटर पर बिना कोई चीज एग्जामिन करे, क्या आप बता सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर साइड पर है या लोअर साइड पर है? रिस्क, ऑडिट रिस्क इज ऑन हायर साइड और ऑन लोअर साइड? रिस्क हायर साइड पर है। आपके मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आएगा, स्टेक होल्डर से कंट्रीब्यूशन आएगा, गवर्नमेंट से आएगा, बैंकर से आएगा, क्या एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कोई टेक ओवर हो रहा है, कोई एक्विजिशन है, क्या है? इट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। सो एज ए ऑडिटर मुझे देखना है मैनेजमेंट ने जो पीरियड सेलेक्ट किया, क्या वो पीरियड कम से कम कितना हो? क्या आप बता पाएंगे वो पीरियड कम से कम कितना होना चाहिए? एट लीस्ट हाउ मच? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने? हरिद्वार, कोहाट, फरीदाबाद, राइट, 12 महीने। कम से कम मिनिमम 12 महीने का पीरियड। ऐसा क्यों? जी टोलीगंज, गाजियाबाद, 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 अकाउंटिंग ईयर मिनिमम डिसाइड करना है। नहीं सूरत, 6 महीने नहीं, कम से कम 1 अकाउंटिंग साइकिल। अगले अकाउंटिंग पीरियड तक ये सर्वाइव करेगी ऑर्गेनाइजेशन या नहीं करेगी? अब जब ऑडिटर इन वर्किंग को कर रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अफेक्टेड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, उसके बाद है सब्सिक्वेंट इवेंट तक तो हम देखते हैं, उसके बाद कुछ है फिर अगले साल में देखेंगे, फिर अगले साल में देखेंगे। अकाउंटिंग साइकिल भी 12 महीने का है, उसे ज्यादा लेना हो तो ले सकते हैं, 12 से ज्यादा आप जितना मर्जी ले सकते हो, 12 से कम नहीं ले सकते। नंबर 1, अब मेरे सामने सिचुएशन क्या क्या आएगी, जरा मुझे उनके जवाब दीजिएगा सोच समझकर। नंबर 1, गोइंग कंसर्न की एजम्पशन की एप्रोप्रिएटनेस नॉट बीइंग एग्जामिन्ड बाय मैनेजमेंट।
क्या करना चाहिए हमें? मैंने उनसे पूछा कि आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, आपने कितना पीरियड सेलेक्ट किया था, आपने कौन कौन सी चीजों को इवेलुएट किया, कौन से फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंडिकेटर थे जो आपके सामने आए जहां से प्रॉब्लम आ सकती थी, उसके क्या समाधान निकाले हैं? मैनेजमेंट का कहना है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो किस बेसिस पर? देन वी विल आस्क द मैनेजमेंट ऑन व्हाट बेसिस आप कह रहे हैं आपका गोइंग कंसर्न ठीक है, आपने इवैल्यूएशन नहीं की है अगले 12 महीनों की। मैनेजमेंट का कहना है क्या आपने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा? मैंने कहा हां देखा। देखा तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या आपने नहीं देखा हमारे पास 500 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ है? क्या आपने नहीं हमारे नोट्स टू अकाउंट्स को पढ़ा जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी 400 करोड़ रुपए के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं? क्या आपने हमारे सेगमेंट्स के डाटा नहीं देखे? क्या आपने हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड एनालिसिस नहीं किया? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको कैसे खतरा नजर आ रहा है कहीं से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूबने वाली है, इसकी गोइंग कंसर्न चेक करो? आप क्या समझते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल को कोई खतरा है? कोई हमारे ऊपर डेट नहीं है, कोई हमारे ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई डेट ना हो तो क्या गारंटी है ये इस बात की कि आप सरवाइव करेंगे? यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में 500 करोड़ रुपए का रिजर्व पड़ा हो, क्या गारंटी है इस बात की कि आप सरवाइव करेंगे? यदि आपके पास 400 करोड़ रुपए के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, क्या गारंटी है इस बात की कि आप सरवाइव करेंगे? एक तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, आपका सारा का सारा सामान खत्म हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए तो आप जो काम कर रहे हैं अंडर गवर्नमेंट लाइसेंस कर रहे हैं और गवर्नमेंट का लाइसेंस अगले 7 महीने के बाद एक्सपायर हो रहा है और पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आए। आज की रेट में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट से बनती है, आपका लाइसेंस कंटिन्यू हो जाएगा, आपको लगता है। मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट ना आई और आपका लाइसेंस कंटिन्यू ना हुआ तो? ऐसे नहीं होता। आपको अगले 12 महीने में जो जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं सोचना जरूर चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। हमें मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि हम ये कोई डाउट नहीं कर रहे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी, बट ये आपके भले के लिए है कि आप अगले 12 महीनों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन सी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, आप उनको इवैल्यूएट तो कर लीजिए ना। ये आपकी भलाई के लिए है कि यदि आप इन चीजों को इवैल्यूएट करेंगे, हो सकता है जो चीजें आपके माइंड में आई ना हो, लेकिन जब आप 12 महीने की वर्किंग को इवैल्यूएट करेंगे, अगले 12 महीने में हो सकता है कोई प्रॉब्लमैटिक एरिया आपके सामने आ जाए और उसका सॉल्यूशन आपको अभी निकाल लेना चाहिए। हो सकता है इन अगले 12 महीनों में आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रिटायर हो रहा हो जो आपके सारे ऑपरेशनल मैटर्स को संभालता हो और इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने कोई तलाश ही नहीं की उसकी। उसके जाने के बाद आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एकदम से बंद हो सकती है। तो क्या ऐसी चीजें हम मैनेजमेंट से यदि डिस्कस करते हैं तो मैनेजमेंट हो सकता है हमारी बात सोचकर गोइंग कंसर्न इवैल्यूएट करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट कहे आप आए, बैठे, चाय पीजिए, नाश्ता करिए और ठीक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, हम इसकी कोई अलग कैलकुलेशन नहीं कर रहे। बताओ जी क्या करें, क्या करें अब? व्हाट टू डू? मैनेजमेंट ने अभी भी मना कर दिया। भरतपुर कह रहे हैं मॉडिफाई द ओपिनियन। ऐसे थोड़ी होता है। थाने ये कह रहे हैं WR ले लो मैनेजमेंट से। एक तो
मैं इनको कहूंगा आप अपना जो बेसिस मुझे कह रहे हैं ना वो रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिखकर दे दो, लिखकर दे देते हैं तो ठीक है, थोड़ी बहुत वर्किंग मैं चेक कर लूंगा, बात खत्म होगी, बात खत्म हो जाएगी। मैनेजमेंट WR दे देती है तो मैनेजमेंट कहती है इस बात का क्या WR दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में WR है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में WR है हमारी, हम क्या और अलग से लिख करके दे। ऐसी सिचुएशन में एज ए ऑडिटर हम अपने प्रोसीजर्स को अपने आप डिटरमाइन करेंगे और देखेंगे क्या कहीं पर ऐसा कोई इंडिकेटर है जिसके कारण गोइंग कंसर्न पर इफेक्ट आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हम इस मैटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे that fundamental accounting assumption of going concern is not being evaluated by the management. However, based upon the audit procedures performed by us, nothing has came to our attention which may cause the entity will not survive in the future. तो हम इस चीजों को क्लियरली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट कर देंगे। ये तो बात हुई पहली कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को एग्जामिन ही नहीं किया था। नंबर 2, गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस एग्जामिन की गई थी, लेकिन 12 महीने से कम के लिए की गई थी। 12 महीने से कम के लिए की गई थी। बताएं जी क्या करें। फरीदाबाद बेटा पढ़ाई कर लो, मैं यहां पर पढ़ाने आया हूं, तुम्हारे जोक सुनकर उन जोक पे कोई कमेंट देने नहीं आया, ना ही आपके जोक पढ़कर मैं पूरी क्लास को सुनाने आया हूं। ठीक है, फोकस ऑन दिस टॉपिक, नहीं तो पता नहीं सीए कितनी लंबी गोइंग कंसर्न में चले जाएंगी। एग्जाम्स की भी सीए के अंदर बहुत बड़ी गोइंग कंसर्न है। पता नहीं कुछ बच्चों का तो वो गोइंग कंसर्न सीए फाइनल एग्जाम का कभी खत्म ही नहीं होता, परपेचुइटी में चलता चला जाता है। शुभ शुभ बोलो, मैं कुछ बच्चों का कह रहा हूं, आपका थोड़ी कह रहा हूं। चलिए, तो गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे थे। मैनेजमेंट ने 12 महीने से कम के लिए एग्जामिन किया है। हमारा स्टैंडर्ड कहता है कम से कम 12 महीने, कम से कम 12 महीने। क्या करें, व्हाट टू डू? आस्क द मैनेजमेंट टू सेलेक्ट फॉर 12 मंथ एंड री-इवेलुएट जो मैनेजमेंट ने 12 महीने से ऊपर का काम किया। बट यदि मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, समझाएंगे, नहीं मानते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ पीरियड है उसके ऊपर हम कुछ कर लेंगे। नंबर 3, गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को एग्जामिन किया गया है 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए। अब भी आपको कोई दिक्कत है? बोलो, क्या अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है? हां, मुझे अब आपकी एप्रोप्रिएटनेस को इवेलुएट करना है। क्या आपने सही इवेलुएट किया है या नहीं किया है? मैंने फाइंड आउट किया आपका गोइंग कंसर्न सही नहीं है। मैंने मैनेजमेंट को कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करो। जेट एयरवेज का ऑडिटर वो कह रहा है आपका गोइंग कंसर्न नहीं है, आपके कोई मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है, आपको कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है, एसबीआई ने हाथ खड़े कर दिए, मैनेजमेंट के पास कोई बेल आउट पैकेज नहीं है, आपको कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट, आपकी बोर्ड रिपोर्ट में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे आपके नोट्स टू अकाउंट में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। गोइंग कंसर्न सीम्स टू बी इनएप्रोप्रिएट। आप कैसे गोइंग कंसर्न के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकते हैं? बट इन्होंने बना दिया। अब ऑडिटर कह रहा है हटाओ इस गोइंग कंसर्न को, मैनेजमेंट कहती है नो, इतने सालों से ये कंपनी बनाई है, ऐसे थोड़ी आपके कहने पर हम गोइंग कंसर्न हटा देंगे।
अब बताओ जी क्या करें जी। फरीदाबाद सीधे एडवर्स रिपोर्ट, सीधे एडवर्स रिपोर्ट, काम खत्म। समझाया नहीं मान रहे हैं। मॉडिफाई में हरिद्वार सीधे एडवर्स रिपोर्ट, जब मेरे पास एविडेंस अवेलेबल है कि आपका गोइंग कंसर्न गलत है। आपका गोइंग कंसर्न ठीक है, कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट, कुछ अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपने उनको मैनेज कर लिया है, आपने उनको मैनेज कर लिया है। अच्छा फरीदाबाद मेरी गलती थी, अब तो चलो पढ़ लो। अब इसका जवाब दो। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी। जेट एयरवेज का ही एग्जांपल ले ले, पायलट की सैलरी नहीं दे रखी है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट बंद हो गए हैं। लास्ट फ्लाइट वो मुंबई टू अमृतसर चली थी, पता नहीं शायद वही चली थी, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है मिटिगेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अभी होप खत्म नहीं हुई है। प्रमोटर्स ने डिसाइड किया है कि हम कुछ फंडिंग खुद करेंगे। प्रमोटर्स फंडिंग करने को तैयार हो गए हैं। शेयर होल्डर अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए तैयार हो गए हैं। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। ओके, तो ठीक है, डिस्क्लोजर दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे दिए गए, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए गए। मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब उसके समाधान, जो मिटिगेट मतलब कम करेगा इस अनसर्टेनिटी को। नाउ डिस्क्लोजर दे दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैनेजमेंट ने पूरी कहानी लिख दी, सही सही सब कुछ बता दिया। अब बताओ ऑडिट रिपोर्ट कौन सी, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या अनमोडिफाइड? अनमोडिफाइड। लेकिन क्या आपको इस एस्पेक्ट को अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट करना चाहिए या नहीं? दिस मैटर सीम्स टू बी अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वन और नॉट? जी हां, तो सभी कर रहे हैं। कहां पर हाईलाइट करूं? फरीदाबाद पहले कह रहे थे ईओएम, अब कह रहे हैं ओएम। हापुड़ ईओएम, फरीदाबाद ओएम, मुजफ्फरनगर ईओएम, चूरू ईओएम, कोहाट ओएम, टोलीगंज केएएम, सोनीपत ईओएम, हरिद्वार ओएम, भरतपुर ओएम, टोलीगंज केएएम, सिलीगुड़ी ईओएम। क्या इसमें पिछले साल के इंटर का कोई भी बच्चा नहीं बैठा क्या? पिछले साल जिसने इंटर पास की हो, क्या कोई भी बच्चा नहीं बैठा क्या? सारों ने पुराने टाइम में इंटर कर रखी है, सब पुराने हो। अच्छा, इस साल की किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाई नहीं अभी शायद। हाँ, अभी तो 6 मई हुई है, अभी कहां बनाई होगी। चलो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आ रही है फिर तो। सोनीपत, टोलीगंज, फरीदाबाद, थाने, मुजफ्फरनगर, हापुड़, इट इज नॉट केएएम। केएएम 701 में आता है उन मैटर के लिए which has been communicated to the TCWG, which in the opinion of auditor appears to be of most significant in current period audit other than, आगे बढ़ो, other than going concern, other than qualification, other than EOM, other than OM, इनको छोड़कर।
ये अपने आप में KAM जरूर है, ये बहुत सबसे बड़ा KAM है, की ऑडिट मैटर सबसे बड़ा, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर के नाम से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि SA 700 और SA 570 इनके अंदर ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पैरा ऐड होता है और इस नए पैरे का नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, MURG। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये अलग से हेडिंग बनती है, अलग हेडिंग बनेगी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा की ऑडिट मैटर है, लेकिन ये की ऑडिट मैटर की हेडिंग में नहीं आएगा, ये MURG की हेडिंग में आएगा। इसके लिए पहले EOM होता था, इसके लिए जो पहले होता था वो EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा के अंदर आता था, लेकिन अब ये किस नाम से आएगा? अब ये आएगा MURG के नाम से, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। आपकी बुक में एक फॉर्मेट लगा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट का, पेज नंबर 1.104 पर दिखाएं, पेज नंबर 1.104 के ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, बट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन, और वो डिस्क्लोजर एडिक्वेट है। देखो अब क्या कहता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, we draw attention to note number this in the financial statement which indicate company incurred a net loss of so much amount during the year ending so, and as of that date company current liability exceed its total assets as stated in note number this. These events or condition along with other matter as set in note number so indicate एक material uncertainty exist करती है that may cause significant doubt on company ability to continue as a going concern, but हमने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है। रीजन, हमने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया है। रीजन आपने डिस्क्लोजर दे दिया है, कहां पर? नोट्स में। किसका? मिटिगेटिंग फैक्टर्स का। गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, देन इस पैरा में क्या लिखना है? यही तो कि हम आपका ध्यान फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट पर लाना चाहते हैं जिसमें इस सारी कहानी के बारे में बताया गया है। अनसर्टेनिटी है, बट मैनेजमेंट ने अरेंजमेंट कर लिए हैं, मिटिगेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बच रही है, और गोइंग कंसर्न सीम्स टू बी एन एप्रोप्रिएट वन अभी फिलहाल। लेकिन आपने डिस्क्लोजर भी नहीं दिए। आपने डिस्क्लोजर, हां बिल्कुल सेपरेट हेडिंग बनेगी। आपको तो अब ऑडिट रिपोर्ट का नया फॉर्मेट बनाना है। आपका ऑडिट रिपोर्ट नए फॉर्मेट से बनेगा। इस साल से ऑडिट रिपोर्ट के नए फॉर्मेट एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो भी आपने नहीं पढ़े। SA 700, 705, 706 ये भी रिवाइज्ड हो चुके हैं, और इस साल 2018-19 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएंगी वो सारी की सारी नए फॉर्मेट पर बनाई जाएंगी। यदि डिस्क्लोजर नहीं आया, यदि डिस्क्लोजर नहीं आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन फिर तो गड़बड़ है। फिर हां नया पढ़ेंगे ग्वालियर हम। बताएं, एडवर्स, मॉडिफाई, क्वालिफाई। देखो अनसर्टेनिटी है बट मिटिगेटिंग एग्जिस्ट करते हैं, गलती कहां कर दी इन्होंने? डिस्क्लोजर की। अब डिपेंड करता है डिस्क्लोजर कितने बड़े हैं। डिस्क्लोजर बहुत बहुत सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स थे, फिर तो नहीं छोड़ूंगा।
एडवर्स। नहीं, डिस्क्लेमर क्यों दूं? एडवर्स दूंगा, मेरे पास सबूत है। डिस्क्लेमर तो मैं तब देता हूं कोटा जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है, बट आपने कुछ डिस्क्लोजर दे दिए, कुछ नहीं दिए, और जो नहीं दिए वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट सिग्निफिकेंट तो थे। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे, बट सिग्निफिकेंट तो थे, देने चाहिए थे। क्या करूं? क्वालिफाइड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एडवर्स या क्वालिफाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी गोइंग कंसर्न की वर्किंग और उसकी रिपोर्टिंग होती है सारी की सारी। ठीक है। पॉइंट दो है ये वाला, ये अभी करवाऊंगा मैं आपको, एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगा, और कल भी इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जरा थोड़ा सा तो आज लिख लो, क्योंकि कल मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैं कल ज्यादा टाइम नोटिंग के ऊपर नहीं लगाना चाहता, तो इसलिए थोड़ा सा काम आप आज ही कर ले। ठीक है, कल मुझे क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगाना है, तो नोटिंग पर कल टाइम नहीं लगाना, तो थोड़ी सी नोटिंग तो आज ही कर ले। दिखाएं जी। सूरत लाइव आना हर रोज, बेटा मेरी कोशिश है मैक्सिमम लाइव आने की। अभी तक मेरे शेड्यूल में 2 रिकॉर्डिंग है, एक संडे की और एक वेडनेसडे की। बाकी सारी क्लासेस अभी तक के शेड्यूल में तो रिकॉर्डिंग लाइव है। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अच्छा, ये रिकॉर्ड हो गया है,